नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। ये जीके और जीएस की क्लासेस रोजाना आपको 12:30 बजे मिलती हैं। यहाँ पर 12:30 बजे ही नहीं, अदर क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग की क्लासेस जो है वो आपको सुबह 7 बजे मिल जाती है। इसके बाद जो क्लासेस है, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है। ये क्लास जो आपको शाम को 8 बजे मिला करती थी, ये क्लास अब आपको 8:30 बजे मिलेगी, सॉरी 11:30 बजे मिलेगी। यानी आप सुबह 11:30 बजे हमारे साथ में यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स यादविन सर के द्वारा जो पढ़ रहे हैं वो आप 11:30 बजे पढ़ पाएंगे। बाकी जो क्लासेस थी आपकी हिंदी की क्लासेस उसी टाइम पर यानी 9 बजे होगी। तो आपको सुबह के टाइम पे 3 क्लासेस और शाम को आपको 1 क्लासेस मिल जाएगी। सुबह आपको 3 क्लासेस में रीजनिंग की, मैथ्स की और जीके की क्लासेस मिल रही हैं, और शाम को आपको हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी जो कि आपको शाम को 9 बजे मिलेगी। ये क्लासेस आपको यूपीएसआई का एक प्रकार का पैकेज है। अगर आप पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी आपको पता है कि एक ऑफर आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। अभी जो ऑफर चल रहा है यूपीएसआई 2025 के लिए, जो चाणक्य बैच हमने लॉन्च किया था, और इस चाणक्य बैच की जो कीमत थी 599 थी, लेकिन अभी आपको ऑफर सीमित समय के लिए है। ये ऑफर में आपको 99 में मिल रहा है, यानी आप 99 रुपए में इस बैच को खरीद सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। ये ऑफर कुछ टाइम के लिए ही ओपन किया गया है, इसके बाद इसकी कीमत फिर से 599 हो जाएगी। तो आपके पास में अभी मौका है, आप इस बैच को खरीद सकते हैं। चाणक्य 2.0, याद रखना, चाणक्य 2.0 बैच आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाला है, जिसमें आपको ये टीम पूरा पढ़ाने वाली है। और इस टीम में आपको जीएस की बात करेंगे तो 3 टीचर पढ़ाने वाले हैं, यानी आपको अलग अलग टीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक टीचर आपको यहां पे पूरा जीएस नहीं पढ़ाएगा, पूरी तरीके से अलग अलग टीचर आपको यहां पे पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए, ये मौका अभी आपके लिए है। उसके बाद में इसकी कीमत 599 होने वाली है, तो रेट बढ़ने से पहले आप इस बैच को खरीद सकते हैं। बैच का नाम याद रख लेना, चाणक्य 2.0। मिलेगा कहां पे? बाईएससी ऐप। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाईएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के साथ में ये बैच मिल जाएगा। गौरी सिंह, त्रिशा शर्मा, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बिल्कुल, जय हिंद। अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, और आप यहां पे अपने आंसर जरूर बताएं। जब हम कॉपी पेन लेके बैठते हैं और उन चीज़ों को नोट करते हैं, तो जब एग्जाम देने का टाइम आता है, ये चीज़ें रिवाइज की जा सकती हैं बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि एक प्रकार ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, और शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत काम के होते हैं जब एग्जाम देने वाले टाइम आता है तब। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, और आंसर जरूर दीजिएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आंसर देने से आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है, आपके अंदर आपको जानने की इच्छा जागृत होती है। आप वहां पर जानेंगे कि इसका आंसर क्या है, और अगर मेरा आंसर मैंने दिया है ये सही है या फिर नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे? 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायतों के चुनाव संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो आपको पता है, जैसे कोई भी चीज अपडेट की जाती है, अगर मैं संविधान को अपडेट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और यहां पे संशोधन जो है, आप नंबर देखते होंगे कि जैसे 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है, ये जो 73वें की बात करेंगे, तो इस 73वें संविधान संशोधन में आप देखते हैं किसको? पंचायत को देखते हैं। और ये संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें हमने बात की है पंचायतों को, यानी पंचायत व्यवस्था जो होती है, पंचायत की जो संरचना है, उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? पंचायतों को यहाँ पे क्या मिलता है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद में, अब मान लीजिए इसकी संरचना करनी है, आपको यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, आपको यहाँ पे पैसा इकट्ठा करना है, और आपको चुनाव जैसा प्रावधान करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन कानून बनाना है तब आपको राज्य विधानमंडल के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की जरूरत होती है, और चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की जरूरत होती है। तो आप यहां पे जान पाएंगे कि लागू कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि 24 अप्रैल को लागू हुआ था। कब हुआ था?
24 अप्रैल को लागू होता है और 24 अप्रैल को इसी वजह से पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिन हुआ क्या था कि पंचायत जो कानून है यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसको लागू किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं भाई सी, हाँ जी सी आ गया। राहुल चौहान, राम राम भाई। इसी के साथ में अभिनव भी जुड़ चुके हैं। अभिनव का भी आंसर आ चुका है 24 अप्रैल। त्रिषा का, गौरी का, दोनों का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो यहां पर सी जो है वो आपका राज्य विधायिका से संबंधित है। आपको राज्य विधानमंडल की जरूरत पड़ेगी जब आपको पंचायत चुनाव कराने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 यहां पे आपको देख रहा होगा कि जैसे अब मैंने बात की थी स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ऐसे ही भारत में भी इलेक्शन कमीशन है। तो भारत में इलेक्शन कमीशन की जो बात की जाती है वहां पर आपका एक आर्टिकल है 324। आर्टिकल नंबर 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की यहां पे बात की जाती है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त की संख्या कौन तय करता है? यानी इलेक्शन कमिश्नर तो हमने बना लिया, अब इसके अंदर आपको कमिश्नर बनाने हैं, चाहे वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे वो आपके इलेक्शन कमिश्नर हो। इन दोनों की संख्या तय करने वाला कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। इन दोनों की संख्या तय करने वाले भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर भारतीय संसद है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, वो आपके लिए पंचायतों के लिए बात करता है। राहुल चौहान का जो आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर बी आया है। चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम निर्वाचन आयुक्त की संख्या की बात करते हैं, याद रखना जब हम संख्या की बात करते हैं तो ये हमेशा पार्लियामेंट तय करती है। कौन तय करती है? पार्लियामेंट तय करती है, यानी संसद तय करती है। लेकिन अगर आप यहां पे बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, तब आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट करता है। तो इलेक्शन कमीशन में एक आपका क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और एक दो आपके कौन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस टाइम पे? तो आप कहेंगे ज्ञानेश कुमार जो हैं वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जो आपके दो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनमें आपसे पूछा जाएगा तो पहले आपको दिख जाएंगे विवेक जोशी, जो इसी साल बनाए गए हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। विवेक जोशी जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। और इनसे पहले एक थे सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है इनका? सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इनसे ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार है। और ये पार्लियामेंट व्यवस्था, यानी ये जो व्यवस्था है पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा तय की जाती है। तो इनकी संख्या ये 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये संख्या तय करने का अधिकार किसी को है, तो किसको है? पार्लियामेंट को है। लेकिन इनको अपॉइंटमेंट देना है, तो इनकी नियुक्ति करनी है, तो आपको प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, यानी इनकी नियुक्ति का अधिकार प्रेसिडेंट के पास में है। तो आंसर क्या है आंसर का? स्टडी गौरी का आंसर है पार्लियामेंट, अभिनव सिंह का है पार्लियामेंट, इसी के साथ में सब लोगों का जो आंसर आया है वो पार्लियामेंट आंसर आया है। और आपसे पूछा जाए कि पहला सीईसी कौन था, ये तो ज्ञानेश कुमार की बात हो रही है, ये आपके वर्तमान हैं, लेकिन पहला कौन था ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तब आपका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट सीईसी कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन इसका आंसर देने वाला है। प्रेजेंट टाइम में तो आपको पता है, प्रेजेंट टाइम में ज्ञानेश कुमार हैं, लेकिन फर्स्ट कौन थे? हाँ भाई अभिनव सिंह, ये प्रेजेंट में है, ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे हैं, ये आपके प्रेजेंट में। अपॉइंटमेंट बिल्कुल प्रेसिडेंट को द्वारा दिया जाता है। त्रिषा शर्मा का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन मैंने पूछा है कि पहला सीईसी कौन था, इलेक्शन कमीशन बनने के बाद में फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। किसी का आंसर नहीं है, चलिए आप आंसर दीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड। थर्ड क्या कहता है आपसे? थर्ड की बात की जा रही है और ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, इसलिए मैं बता दूं कि नेपाल में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। नेपाल में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। और सोशल मीडिया को बैन करने के बाद में होता क्या है, तो सोशल मीडिया को बैन करने के बाद में यहाँ पे जेन जी आंदोलन चलता है। कौन सा आंदोलन चलता है? जेन जी आंदोलन चलता है, जनरेशन जेड का आंदोलन चलता है। और इसमें पूरा नेपाल जल रहा है। इस टाइम पे नेपाल में संसद को जलाया जाता है। इस टाइम पे आपको पूर्व पीएम के साथ में पिटाई की जाती है और उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी जाती है कि और यहाँ के प्रधानमंत्री पीएम ओली जो हैं वो यहाँ से इस्तीफा देके भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वो अलग बात है।
यहां पे बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया की बात की जा रही है उसमें से एक मीडिया है, यानी एक आपका प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फेसबुक। इसकी स्थापना कब की जाती है? याद नहीं है, कोई बात नहीं है। सुकुमार सेन है, रोहित सिंह ने आंसर दे दिया है। अविनव सिंह का भी आंसर है, सुकुमार सेन है, बहुत ही अच्छा है। गौरी सिंह का आंसर 2012, राहुल चौहान का आंसर 2004। काजल गुप्ता ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपको बता दूं बेटा, फेसबुक की जो स्थापना होती है ये कब होती है? ये 2004 में होती है। कब होती है? 2004 में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। लेकिन ये दुनिया भर में आम जनता के पास 2006 में पहुंचता है। अब आपसे मैं कहूं कि 2012 की बात है, 2012 में फेसबुक अपना क्या लेके आया था? आईपीओ लेके आया था, यानी इसने शेयर मार्केट में अपना कदम रख दिया था, शेयर मार्केट में एंट्री कर ली थी 2012 में। तो इसी वजह से कहेंगे इसने आईपीओ लेके आया था। और इसी साल, इस 2012 में, इसी साल इसने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। क्या खरीद लिया था इसने? इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। और इसने क्या किया? 2012 के बाद 2014 का टाइम आया और 2014 में इसने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। तो आप यहां पे देखते हैं ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन तीनों को खरीद रखा है। ये तीनों ही आपकी किसके पास हैं? मार्क जकरबर्ग के पास हैं। और इन तीनों के लिए एक आपकी पेरेंट कंपनी भी बनाई गई, जो फेसबुक हुआ करती थी, लेकिन पेरेंट कंपनी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो इन तीनों के लिए पेरेंट कंपनी जो है वो है आपकी मेटा। और ये मेटा कब बनाई जाती है? 2021 में बनाई जाती है। ये भी नोट कर लेना, पेरेंट कंपनी मेटा, और इस मेटा के अंदर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और इसके फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। और आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप क्या बताएंगे? कैलिफोर्निया में है। और आपको पता होना चाहिए कि मेटा विजन की बात की जा रही है, तो आप आपके आगे देखने वाले हैं कि हम लोग सामने से बात कर पाएंगे या एक यूनिवर्स देख पाएंगे। वो आपका किसकी वजह से? मेटा की वजह से। इस पर काम चल रहा है जो कि आगे आने वाला है। गुड आफ्टरनून चित्रांशी। हाँ जी बिल्कुल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं जैसे आईपीओ, जो कि शेयर मार्केट में एंट्री के लिए लाया जाता है। तो यहां पर ये 2012 में लेके आए थे, बिल्कुल सही है। सबका आंसर आ चुका है, फेसबुक मेटा 2021, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी नाबार्ड की स्थापना की बात की जा रही है। तो नाबार्ड क्यों लाया गया था, नाबार्ड की स्थापना क्यों होती है? तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ग्रामीण समुदाय में, गांव में नवाचार को बढ़ाना है, गांव में तकनीकों को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सहायता करनी पड़ेगी। और कैसे सहायता करनी पड़ेगी? आपको वित्तीय सहायता करनी पड़ेगी। और इस वित्तीय सहायता में हेल्प करने वाला कौन होगा? वो होगा आपका नाबार्ड। अब नाबार्ड की स्थापना कब की जाती है? आंसर आया है गौरी सिंह का, चित्रांशी का। मैं ट्रेंडिंग फोटो बना रही थी, हाँ जी बना लो। अविनव सिंह का आंसर है, ठीक है, 1982 जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1982 में होती है, 12 जुलाई 1982 को होती है। इसी वजह से 12 जुलाई को है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप तुरंत बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? मुंबई में है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाएगी, तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आंसर आपको देना है। तो जल्दी से बताइए कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हाँ जी बिल्कुल, मुंबई आंसर है। हाँ ठीक है, मेरे और मुनका बना लो बना लो। काशवी का आंसर है महाराष्ट्र। भाई कैसे कैसे नाम लेके आते हो, कोई जानू लेके आया है, काशवी लेके आया है, सही नाम रख लो भाई। और आंसर दिया है त्रिशा शर्मा ने, और आंसर है आपका शाहजी केवी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है शाहजी केवी। तो ये याद रख लेना कि शाहजी केवी जो हैं ये अभी जो हैं नाबार्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अब आपको पता है कि न्यायाधीश बनाए जाते हैं, यानी जज बनाए जाते हैं। और अगर जज बनाए जा रहे हैं तो जज बनाने के बाद उनको हटाने का या उनके रिटायरमेंट की बात की जाएगी। तो यही पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं? जो नाम है वही रखेंगे। हाँ ठीक है भैया, तुम्हारा नाम जो है रखो रखो।
65 आ चुका है आंसर अभिनव सिंह का, इसके अलावा काशवी, राहुल चौहान, रितु कुमारी, सभी का आंसर आ चुका है। अभिनव सिंह का भी बहुत सही आंसर है। देखो पार्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है तो भारत के संविधान का भाग नंबर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि भाग नंबर 5 है, और आर्टिकल नंबर 124 में बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। किसकी बात की जाती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाती है, यानी गठन की बात की जाती है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है ये आपसे पूछा जाएगा तो कब होता है, तो आप कहेंगे कि सर 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अब इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि यहां पर पहले तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बना, इसके बाद कभी तो सीजेआई बने होंगे, यानी फर्स्ट सीजेआई कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सीजेआई अगर बने हैं तो बनने के बाद इन्हें हटाने का प्रावधान किया जाएगा, इनका रिटायरमेंट का प्रावधान किया जाएगा। तो याद रखना आर्टिकल नंबर 124 में ही सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज दी गई है और वो कितनी है? 65 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है भाई? प्रेसिडेंट के पास है। अब बताइए क्या आंसर होगा भाई? किसी ने आंसर नहीं बताया, किसी ने ये नहीं बताया कि फर्स्ट सीजेआई कौन है। और आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में कौन से नंबर के सीजेआई हैं, यानी कौन से नंबर के सीजेआई हैं, ये भी आपको बताना है। सीजेआई का नंबर, नाम तो सभी बता देंगे कि नाम है बी आर गवई, लेकिन बी आर गवई कौन से नंबर के सीजेआई हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, और फर्स्ट सीजेआई कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। त्रिशा शर्मा, हरीलाल कानिया, बिल्कुल हरीलाल कानिया हैं, एच जे कानिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है। बी आर गवई हैं प्रेजेंट में, लेकिन कौन से नंबर के हैं? काशवी ने ही आंसर दे दिया है। बहुत सही आंसर जा रहे हैं आप लोगों के। यानी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सीजेआई कौन है तो आपका आंसर होगा एच जे कानिया। और आपसे अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में कौन है तो आपका आंसर होगा कि यहां पे है बी आर गवई, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। लेकिन अगर आपसे नंबर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि 52वें नंबर के सीजेआई हैं। तो 52nd सीजेआई कौन है? वी आर गवई। फर्स्ट सीजेआई कौन थे? एच जे कानिया। इन दोनों को यहां पर अगर रिमूव किया जाएगा तो कैसे किया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया से किया जा सकता है। लेकिन अगर ये रिटायरमेंट होंगे तो रिटायर, ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। बात करते हैं इमरजेंसी की। आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार से इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इमरजेंसी के लिए आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, यानी भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान है। जब हम 352 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसे क्या कहते हैं? जब भारत पर युद्ध की बात की जाए, भारत पर बाहरी आक्रमण की बात की जाए तो आपका कौन सा आपातकाल लगता है? वो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 की बात की जाएगी तो अगर कोई गवर्नमेंट या अगर कोई राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो उस स्थिति में यहाँ पे जो आपातकाल लगता है वो आपका राज्य आपातकाल लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? राज्य आपातकाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप तीसरे की बात कर रहे हैं, ये आपातकाल कौन सा है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जो तीसरा आपातकाल है ये आपका वित्तीय आपातकाल कहलाता है। और ये वित्तीय आपातकाल की अगर जब हम बात करेंगे तो भारत पर अगर कभी ऋण से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है या कोई भी खतरा दिखाई देता है, वित्तीय स्थिरता पर खतरा दिखता है, और यहां पर इसी वजह से एक आपातकाल लग सकता है जिसका नाम है वित्तीय आपातकाल। लेकिन भारत पर अभी तक ये आपातकाल नहीं लगा है। तो याद रख लेना कि आर्टिकल नंबर 360 का यूज भारत में अभी तक नहीं हुआ है। 352 और 356 का यूज हुआ है, लेकिन 352 का यूज केवल 3 बार हुआ है, 1962, 1971 और 1975। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाएगी तो ये कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार यूज हुआ है, और ये आज तक एक भी बार यूज नहीं हुआ है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट यहां पे पूछा क्या जा रहा है?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या निकल के आया कि इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी यहां पे घोषित की जाती है जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है। जब भारत ऋण स्थिति पर खतरा होगा तब वहां पर यह घोषणा की जा सकती है। घोषणा करेगा कौन? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। यहां पर केंद्र को राज्यों से ज्यादा नियंत्रण मिल जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब भी वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को डिक्रीज किया जा सकता है, और इसके अलावा स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है उसको भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में सबसे पहले। भाई 1975 में सबसे पहले कैसे लग गई? 1962 में पहली बार लगी थी, भारत और चाइना के युद्ध में लगी थी। 1962 है, 75 नहीं। 75 को हम काला दिन के नाम से जानते हैं। यहां पर संविधान का काला दिवस माना जाता है, जो कि इस साल यानी उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं 2025 में। यह भी याद रख लेना। कृतेश जुड़ चुके हैं भाई, कृतेश का स्वागत है भाई। शिकोहाबाद से हैं कृतेश राजपूत, और इसी के अलावा निशांत माथुर फिरोजाबाद से हैं। बहुत बढ़िया, आप शिकोहाबाद फिरोजाबाद यहां से आप जुड़े हैं, क्योंकि यहां ही से मैं हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो आपको पता है कि हम जब अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं, तो आप सुनते होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस चुने जाते हैं, आईपीएस चुने जाते हैं और आईएफएस चुने जाते हैं। ये तीन आपकी सर्विसेज देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पे जजेस की बात की जाएगी, क्या जज के पास में भी यहां पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होती है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया था? यानी ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के तहत यहां पर भी भर्ती की जाएगी। यहां पर भी भर्ती का जो तरीका होगा वो समान होगा, मेरिट बेस्ड होगी और नेशनल लेवल पर होगी। तो इसमें भ्रष्टाचार कम करना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज देनी होगी। और ऑल इंडिया सर्विसेज किस टाइप से? जुडिशियल के लिए, तो इसे कहेंगे AIJS। क्या कहेंगे इसे? AIJS कहेंगे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। इसमें जजों की भर्ती का तरीका क्या होगा? समान होगा। इसमें जज कैसे भर्ती की जाएंगे? मेरिट बेस्ड में, यानी एग्जाम होगा, एग्जाम में पास होने पर मेरिट बनेगी और नेशनल लेवल पर जज की भर्ती की जाएगी। तो इसका जो प्रावधान किया गया है, यह आपका संशोधन हुआ था, कौन सा? 42वां संशोधन होता है, और 42वें संशोधन के द्वारा इसका क्या किया जाता है? यहां पर इसका प्रावधान किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये लागू हो चुका है, यहां पर AIJS है, ये लागू हो चुका है, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, AIJS कब लागू हुआ था, अगर हुआ है तो? हाँ जी बिल्कुल, अभिनव सिंह ने बहुत सही आंसर दिया है कि आर्टिकल नंबर 312 में संशोधन किया गया था, AIJS बनाने का प्रावधान किया गया था। अगर आपसे आर्टिकल भी पूछ लिया जाए तो AIJS का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 312 में दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैंने पूछा है क्या ये लागू कब हुआ था, और अगर लागू हुआ है तो डेट होगी। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? स्टडी गौरी सिंह का आंसर है डी। त्रिशा शर्मा कह रही हैं नहीं। हाँ जी बिल्कुल, केवल एक ने सही आंसर दिया है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि 1976। 1976 में संशोधन हुआ था, AIJS बनाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन AIJS आज तक नहीं लागू हुआ है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आज तक लागू नहीं हुई गई है। अगर IAS, IPS, IFS की बात की जाएगी तो उनकी तरह भर्ती करनी है, तो उसके लिए AIJS बनाने के प्रावधान लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो केवल एक का आंसर आया है, बाकी किसी का आंसर है। भाई अभिनव सिंह, 1951 की बात कहां से आ गई इसमें? हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आंसर देके देखो, एटीट्यूड देखो इंसान का। एक आंसर सही हो गया तो चलो। हाँ ये भी बात सही है कि केवल एक ने ही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, तो आप ध्यान से दीजिए और इन चीज़ों को नोट करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो लेके नहीं आ सकते, लेकिन उन एग्जाम के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड के तरीके से या लिंक करके चीज़ों को बता सकते हैं। तो वही तरीका मैं अपनाता हूँ कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करके चीज़ों को पूछने का प्रयास करता हूँ। ठीक है,
हाँ जी बिल्कुल त्रिशा शर्मा, आपके आंसर भाई 1951 में आईएएस वाली संस्था अलग है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज है। मैंने कहीं चीज देखो यार क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला गया है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का मतलब है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात की जा रही है, जहां पे जजों की भर्ती की बात की जा रही है। आईएएस आईएफएस की भर्ती की बात नहीं की जा रही है। आईएएस आईएफएस वाला 1951 में चालू हुआ था, वो सही है उसके लिए। कोई बात नहीं है, कमेंट तो बहुत आते हैं तो निकल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ पहले दिया होगा, किसी ने दूसरे पे दिया होगा, तो इसमें लड़ने की बात नहीं है। सब लोगों यहाँ पे अगर उनको आंसर पता है तो वो पहला दूसरा तीसरा कौन है ये मायने नहीं रखता, लेकिन एग्जाम में पहला दूसरा तीसरा कौन है ये जरूर मायने रखता है। आप वहां पर कंपटीशन बहुत करिएगा। यहाँ पे बस एक तरीका ये अपनाइए कि मुझे सामने से आंसर क्वेश्चन जो आ रहा है उसका आंसर देना है, ना कि कॉम्पिटिशन करना है। ठीक है, कॉम्पिटिशन आपका केवल एग्जाम में होता है, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे केवल आपको नॉर्मल आंसर देना है। क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, निकल जाने दो, क्वेश्चन आ गया आपका। किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया था और उसे लूटा था? तो आप जब नादिर शाह की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली आया होगा, भारत पर आक्रमण किया होगा। तो कहां से आया था, किस सन में आया था, और इसके अलावा इसकी मृत्यु हो जाती है तो यहां पर आने पर इसने कोई आक्रमण किया होगा, आक्रमण किया होगा तो किसी को हराया भी होगा, और हराने के बाद वो लड़ाई इंपॉर्टेंट होगी तो वो किसी ना किसी नाम से भी जानी जाती होगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं। तो सबसे पहले आता है नादिर शाह। तो नादिर शाह की जब मैं बात करूंगा तो नादिर शाह जो था ये ईरान का शासक था। ये कहां का शासक था भाई? ईरान का शासक था। और ईरान का शासक कब बना था? तो आप कहेंगे 1736 में बना था। कब बना था? 1736 में बना था। नादिर शाह ईरान का शासक बन गया। और बनने के बाद 3 साल बाद कब आता है ये? भारत पर आक्रमण कर देता है। और भारत पर आक्रमण करता क्यों है? जब इसे पता चलता है कि भारत के पास में बहुत सारा क्या है, बहुत सारा धन है। यहाँ पे भारत के पास में एक सिंहासन भी है, भारत के पास में हीरा भी है, धन है, सोना है। तो ये क्या करता है? भारत पर आक्रमण लूटने के पर्पज से करता है। और कब करता है? 17 फरवरी को करता है। और 17 फरवरी तो भाई सब सारे ईयर में आती है, कौन सी ईयर की बात की जा रही है? तो आंसर होगा आपका 1739। आंसर तो मिल गया आपको ऑप्शन नंबर बी। लेकिन 17 फरवरी 1739 में ये किसी के साथ में लड़ता है। किसके साथ में लड़ता है? तो याद रखना, ये लड़ता किसके साथ में है? मुगल बादशाह के साथ में। और उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। ये क्या करता है? मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है। अब हराया होगा तो किसी ना किसी लड़ाई में हराया होगा, तो लड़ाई का नाम पूछ लिया जाएगा तो क्या बताओगे? करनाल की लड़ाई। तो करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि एक मुगल बादशाह हुआ करता था, उसको हराया था। और हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा किया था। और कब्जा करने के बाद वहां पे लूट भी की थी। और लूट करने के बाद ये क्या करता है? वहां से कोहिनूर हीरा चुरा के ले जाता है। ये मयूर सिंहासन को भी ले जाता है। तो ये आप याद रखना। इस युद्ध के बाद एक चीज समझ में आती है कि मुगल साम्राज्य एक कमजोर साम्राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसी के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार भारत पर आक्रमण भी किया था। और यहीं से आपका मुगल साम्राज्य जो है इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। और आप देखते हैं धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता। हाँ बिल्कुल चोर ही था। हाँ मयूर सिंहासन भी ले गया, कोहिनूर हीरा भी ले गया, और इसके अलावा सोना चांदी जो इसे मिला वो सब ले गया, पूरी दिल्ली साफ कर गया ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे? निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है? अब इनमें से कोई ऐसा देश है जहां पर उसने साम्राज्य के साम्राज्य दफन कर दिए? कोई भी अगर वहां पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद में क्या होता है? वहां पहुंचने के बाद वो साम्राज्य जो है धीरे धीरे अपने पतन की ओर चला जाता है। तो ऐसा ही इनमें से कोई एक साम्राज्य, कोई एक ऐसा देश है जहां पे साम्राज्य आज तक टिके ही नहीं है। लंबे समय तक उन्होंने अपनी सत्ता को पाने की कोशिश की होगी, साम्राज्य को बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन क्या हो जाता है? वो टिक नहीं पाते या फिर वो असफल हो जाते हैं। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका? कृतेश राजपूत का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। भैया नेपाल न्यूज में चल रहा है तो हर क्वेश्चन का आंसर नेपाल नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना कि अलेक्जेंडर को आप सभी जानते होंगे। अलेक्जेंडर आता है कहां से? अफगानिस्तान के रास्ते से। तो अफगानिस्तान में आता है तो आने पर इसे क्या मिलती है? भारी चुनौतियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बहुत सारी चुनौतियां मिलती हैं। उनसे लड़ते झगड़ते किसी भी तरीके से ये भारत पहुंचने की कोशिश करता है, पहुंचता भी है। फिर आता है आपका मुगल।
मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो मुगल एम्पायर में कबीलों से संघर्ष, अफगानिस्तान में क्या चलता रहा, कबीलों से संघर्ष चलता रहा, जो कि खत्म ही नहीं हुआ जब तक मुगल शासन रहा। ठीक है, इसके बाद भी कुछ हुआ, हाँ जी हाँ। आप देखेंगे ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश ने भी आपका अफगानिस्तान में बहुत कोशिश की थी उस पर कब्जा करने की, उसको यहाँ पे रखने की अपने साथ में, और भारत पर शासन करते करते अफगानिस्तान को भी अपनी ओर शामिल करने की। लेकिन होता क्या है, 19वीं सेंचुरी आती है और 19वीं सेंचुरी में अफगानिस्तान में किसके आपका एक युद्ध हुआ, एंग्लो अफगान वॉर। 19वीं सेंचुरी में कौन सा युद्ध होता है, एंग्लो अफगान वॉर होता है। अब वॉर तो हो गई, अब कोई ना कोई तो हारेगा, तो आपको क्या लगता है कौन हारेगा, क्या अफगान हारेंगे, नहीं, यहां पे ब्रिटिशर्स की हार होती है। ठीक है, यहां पे किसकी हार हो जाती है, ब्रिटिशर्स की हार होती है। अब यहां पे सोवियत यूनियन की बात करेंगे, यानी हम जब यूएसएसआर की बात करेंगे तो यूएसएसआर में भी आप देखोगे तो यूएसएसआर भी यहां पे टिक नहीं पाता, बहुत कोशिश करता है लेकिन यहां पे टिक नहीं पाता, और यूएसएसआर 1991 में क्या हो जाता है, उसका खुद खुद पतन हो जाता है, और आप देखते हैं 15 देशों में टूट जाता है यूएसएसआर। यूएसए की बात करेंगे, यूएसएसआर के बाद यहां पे कौन आता है, यूएसए आता है और इसकी अपनी सेना को रखता है, लेकिन वहां पर इतने ज्यादा परेशान हो जाता है, फिर इसने अपनी आर्मी को वापस बुलाना पड़ता है, और यूएस आर्मी क्या करती है, अपने वतन वापस लौट जाती है, और उसके बाद तालिबानियों का क्या हो जाता है, शासन स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे 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 करके सारे ही अपनी जगह से भागते दिख रहे हैं, सारे ही अपनी जगह से आप देख पा रहे हो कि कब्रिस्तान में बदलते जा रहे हैं, साम्राज्यों का पतन होता चला जा रहा है, और ये स्थिति कहां दिखती है, अफगानिस्तान में। अवनय सिंह या सर, आपका होम टाउन भाई है, मेरा यहाँ ही पे है, फिरोजाबाद में ही हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, आंसर आ चुका है, सबको मैंने आंसर बता दिया है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्या कहता भैया, भाई कणों की बात की जा रही है, जब कण आपस में मिलते हैं तो वो फैल जाते हैं, और फैल जाएंगे तो उनका उन्हें में उनमें से इन चारों में से कोई ना कोई एक आंसर इसमें से सही हो जाएगा। तो दो पदार्थों के कण जब अपने आप आपस में मिल जाते हैं तो वहां पर इन चारों में से कोई एक चीज होती है, वो क्या कहलाती है, क्या वो ऑस्मोसिस होती है, या फिर वो डिफ्यूजन है, या फिर ब्राउनियन मोशन है, या फिर आपका कंप्रेसिबिलिटी है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है। मैं भी हूं सर फिरोजाबाद से, तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपका फिरोजाबाद से हो तो फिरोजाबाद में आने पर, यानी जितने भी साथी फिरोजाबाद से जुड़े उनका स्वागत है, कि कम से कम आप हमारे साथ में जुड़ रहे हो, ये बड़ी बात है। मैं दूसरे क्लास में था, तो भाई दूसरे क्लास में थे तो क्या हुआ, आंसर आया है अभिनव सिंह का, जिसका आंसर है डिफ्यूजन। और इसके अलावा त्रिशा का आंसर है, कृतेश का आंसर है, और निशांत कह रहे हैं भाई लाइक कर दो। यहाँ पर आंसर मुझे सबके बेस्ट लगे, लेकिन निशांत का आंसर सबसे बेस्ट है, जो कह रहा है लाइक कर दो। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर देना। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका विसरण, यानी डिफ्यूजन हो जाएगा। जब कोई पदार्थ एक दूसरे के साथ में मिल जाता है और वो क्या हो जाता है, वो फैल जाता है, तो उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि आपने कभी कोई इंक ली है और पानी में डाल दी है, आप कभी भी किसी भी इंक को पानी में डालते हैं तो पानी धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। जब आप परफ्यूम छिड़कते हो तो परफ्यूम भी धीरे धीरे करके पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो कण हैं वो आपस में मिलकर फैलते चले जा रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन आपने एक रील देखी होगी, प्रेजेंट टाइम में एक रील चली थी जिसमें पानी का गिलास लिया जाता है और उसमें हल्दी डाली जाती है, तो वो क्या करती है, वो भी पूरे पानी में फैल जाती है, और आपको पानी का कलर कैसा दिखाई देता है, आपको पीला कलर दिखाई देता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका विसरण कहलाएगा। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसरण कहलाएगा। ठीक है, आपसे अगर मैं कहूं परासरण क्या है, जो सेमी परविएबल मेम्ब्रेन होती हैं उनके माध्यम से कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे परासरण कहा जाता है। ब्राउनियन की बात करेंगे तो ब्राउनियन मोशन वो होता है जब कण आपस में अनियमित गति करते हैं या फिर जिगजैग गति करते हैं, टकराने के बाद उस गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो किसी भी चीज को कंप्रेस करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। लेकिन आपसे पूछा जाए विसरण ज्यादा किसमें होगा, विसरण फिर ज्यादा किसमें होगा, तो विसरण वहां ज्यादा होगा जहां पे गैसियस पार्ट ज्यादा होगा। तो ज्यादा कहां पर, गैस में ज्यादा होगा। इसके बाद ये कहां, द्रव में ज्यादा होगा, और ठोस में सबसे कम विसरण हो पाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
मैंने रील्स बनाई थी इंस्टा पे, बहुत अच्छी बात है अगर रील्स बनाई थी। मैं मुझको, हाँ तुम अपने आप को ही लाइक करो, कोई बात नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है, अपने आप से भी प्रेम करना चाहिए। बस अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, ये बात याद रख लेना। क्लास को लाइक मत करना, सर को लाइक करो भाई, मेरे को लाइक नहीं करना है, क्लास को लाइक करना है, ठीक है। जो वहां पे एक वो आता है ना अंगूठा, जिसे पहले ठेंगा कहते थे वही दिखाना है मुझे। हम अब मैं सर को परेशान नहीं करूंगी, ठीक है। मुझे मुझे कौन परेशान कर रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। देखो आपके पास संविधान है और संविधान में कुछ शब्द दिए जाते हैं और वो शब्द भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्या ये शब्द संविधान में है या संविधान की प्रस्तावना में है या कहीं अनुच्छेद में दिखाई देता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा शब्द उल्लिखित ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है भाई इक्वलिटी यानी समता की बात की जाएगी, बी कहता है फेडरेशन यानी महासंघ की बात की जाए, सी कहता है यूनियन यानी संघ की बात की जा रही है, और डी कहता है सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष की बात की जा रही है। तो प्रस्तावना में इनमें से कुछ लिखा होगा, कुछ संविधान के किसी आर्टिकल में कुछ लिखा होगा, ऐसा इनमें से कुछ ऐसा भी होगा जो हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, चाहे वो प्रस्तावना की बात की जाए, चाहे किसी पार्ट की बात की जाए, चाहे उनके अनुच्छेद की बात की जाए। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। त्रिशा का, कृतेश का और राहुल चौहान का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाना खा लो। भाई खाना, क्लास हो रही, क्लास लाइव क्लास में कौन खाना खाता है। लाइव क्लास से पहले या फिर बाद में खाना खाएंगे कि मैं आपके सामने लेके आ जाऊं, मैं खाए जा रहा हूं, अब पूछाऊं भैया बताओ जल्दी से आंसर। ऐसे थोड़ी होता है। सबका आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो समता वाला जो पार्ट है ये आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। और इसके लिए हमारे पास में अधिकार भी दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, जहां पे हमें समानता का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये वाला टर्म जो है वो हमें यहां पे मिल जाता है। जब हम यहां पे सेकुलर की बात करेंगे तो मूल संविधान में ये शब्द था ही नहीं। जो हमारा मूल संविधान है उसमें ये शब्द तो था ही नहीं, लेकिन ये लाया गया। कब लाया गया, संविधान संशोधन कब होता है, 42वां। तो 42वें संशोधन 1976 में हम क्या करते हैं, हम एक शब्द और जोड़ देते हैं प्रस्तावना में। वो कौन सा है, सेक्युलर। ठीक है, वैसे तो 3 जोड़े जाते हैं लेकिन एक की बात यहां पे की जा रही है तो एक की बात करेंगे। यूनियन की बात की जाएगी तो यूनियन क्या है, तो आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 1 को। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, तो संविधान में जो पार्ट 1 है उसमें आर्टिकल नंबर 1 है जिसमें कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जहां पे क्या बताया गया है, भारत संघों का, राज्यों का एक संघ होगा। इसलिए सी ऑप्शन भी हमारे पास में है, लेकिन डी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं है। महासंघ की बात नहीं की जाती, फेडरेशन की बात नहीं की जाती है संविधान में, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेडरेशन की बात क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन नहीं है। राज्य जो है अगर एक बार भारत में शामिल हो गए ना तो उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। यूनियन में अलग होने का अधिकार नहीं है लेकिन फेडरेशन में है, इसलिए अमेरिका का संविधान आपका फेडरेशन में आता है और हमारा संविधान आपका यूनियन में आता है। तो फेडरेशन शब्द का अर्थ अलग है। सर चॉकलेट दिला दो अगर सारे क्वेश्चन के आंसर सही गए। हाँ बिल्कुल भाई, चॉकलेट भी मिल जाएगी लेकिन उसके लिए आपको एड्रेस सेंड करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे चॉकलेट बांट पाऊंगा। अब ये मत कहना कि चॉकलेट से ऊपर चीजें पहुंच जाएं। चॉकलेट तो 5 रुपए की भाई, 5 रुपए की और 50 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की सारी आती हैं। 5 रुपए की तब आती है जब हमें खुद खानी हो, और 50 रुपए की या 100 रुपए की तब आती है जब हमें किसी को खिलानी हो। निशांत भैया भंडारा करा रहे हैं स्नाइपर जुड़ चुके हैं अपनी बंदूक के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, जय हिंद जय भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास में संविधान है और संविधान में एक संशोधन होता है और संशोधन में कुछ चीजें की जाती है, वो संशोधन में होता ही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर संविधान में अब बात करें 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में दोनों यानी केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उन दोनों के बीच में कोई भी विवाद का मतलब है कि वो कहता है मैं इस पे कानून बनाऊंगा, संघ कह रहा है यानी हमारी केंद्र सरकार कह रही है मैं कानून बनाऊंगा, तो राज्य सरकार अपना कह रही है। तो इन चीजों को यानी शक्ति का विभाजन
पावर का यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो क्या किया गया, हमारे पास में एक अनुसूची बनाई गई जिसमें आर्टिकल नंबर 246 की बात की जाती है, और जहां पे हम तीन प्रकार से तीन सूचियां बनाते हैं, जिनमें एक है आपकी संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, केंद्र का होगा। एक बनाई जाती है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, राज्य का होगा। और एक सूची है कि अगर आप दोनों आपस में झगड़ रहे हो तो ऐसा करते हैं कि कोई कानून आप बना लीजिए, कोई कानून राज्य बना लेगा। तो ऐसे विषय हमारे पास में कुछ हैं। अगर आपसे पूछा जाए संघ के पास कितने विषय हैं, तो आप कहेंगे 100 हैं। राज्य के पास पूछे जाए तो आप कहेंगे 61 हैं। और समवर्ती सूची में आपको 52 विषय देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो हैं स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट यानी समवर्ती में शामिल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं कि कुछ कानून जो हैं जिस पर अधिकार जो है वो राज्य का भी होना चाहिए और सरकार यानी केंद्र सरकार का भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन कौन सा किया गया, वो किया गया आपका 42वां संशोधन। और 42वां संशोधन कब होता है, 1976 में होता है। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन जो हुए हैं कानून में वो इसी में हुए हैं। अब कुछ सब्जेक्ट जो थे वो स्टेट लिस्ट से हटाकर समवर्ती सूची में शिफ्ट कर दिए। तो वो सब्जेक्ट कौन से थे, तो आप कहेंगे कि कुछ सब्जेक्ट में एक तो आपका एजुकेशन वाला है, एक पार्ट तो आपका एजुकेशन है। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे वनों की बात की जा रही है, ये भी पार्ट है। और आप यहाँ पे जंगलों की बात करेंगे, जब हम यहाँ पे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट के अंदर अगर जानवर हैं उन्हें बचाने का भी काम करेंगे। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स भी इसमें शामिल हो जाता है। कौन शामिल नहीं है, आप खुद समझ लो। जब दिवालियापन की बात की जाती है, ये यूनियन लिस्ट में ही है। ये किस में है, ये यूनियन की लिस्ट में है। कोई दिवालिया हो जाएगा, उस पर कानून बनाना है तो आप यूनियन लिस्ट का यूज करेंगे, यानी संघ सूची का यूज करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है, ये कभी भी शिफ्ट नहीं किया गया है, ये समवर्ती में ट्रांसफर नहीं किया गया है। डी आंसर है। अभिनव सिंह, त्रिषा शर्मा और इसके अलावा स्नाइपर, पता नहीं कौन सी हिंदी क्लास में आई थी बट थोड़ी देर के लिए। संघ में 100 राज्य, 61 समवर्ती, 61 राज्य में। और हाँ बिल्कुल सही है कृतेश। चलिए आगे बढ़ें, क्यों भाई आगे बढ़ा जाए फिर। भाई एक बार ये बता दो कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, क्यों। वाव गलत गया मेरा भाई, इसमें कौन वाव करता है। चीजें समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ा जाए, नहीं तो फिर हम यहीं पे क्लास एंड करें फिर। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। आपको पता है कि एक हमारे पास बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और आंदोलन हुआ था लगभग 2013 के आसपास, और इसे बोला गया था अन्ना का आंदोलन। और इस अन्ना आंदोलन के बाद में एक पार्टी निकल के आती है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये चीजों को लिंक करोगे तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी कि आम आदमी पार्टी जो बनी है ये आपकी किस चीज से बनी थी। वो आपकी एक आंदोलन से बनी थी, और वो आंदोलन आपका अन्ना का आंदोलन था, अन्ना हजारे का आंदोलन था। और अन्ना हजारे ने आंदोलन किया क्यों था, यही वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार 1809 में लोकपाल संस्थान बनाया गया था। ये बात करता है भले ही दुनिया की, लेकिन हमारे यहां पे बना था। तो कहां बना था, कब बना था, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकपाल करता क्या है। आपको पता है कि जनता किसी गवर्नमेंट अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, उसकी शिकायत करना चाहती है। उस कहना चाहती है कि भाई इसने हमसे पैसे लिए हैं। वो बताना चाहती है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहां जाएगा, वो जाएगा कहां पे। तो उसके लिए ही यहां पे लोकपाल की क्या की जाती है, अवधारणा रखी जाती है। तो जनता की शिकायत को सुनना है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच करवानी है, और इसके लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाना पड़ेगा, और उसी का नाम क्या है, लोकपाल है। और ये सबसे पहले कहां बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गर्ल्स इग्नोर नहीं करें, बस बात खत्म। भाई यहां पे गर्ल्स ही इग्नोर करेंगे बेटा तुम्हें। ए फॉर आलू से स्नाइपर ब्रो, नेक्स्ट प्लीज। 6 घंटे, किसके 6 घंटे चाहिए। त्रिशा का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन है। जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1809 की बात की जा रही है, और 1809 में तो भारत तो स्वतंत्र हुआ ही नहीं था, तो उस टाइम पे भारत की तो बात हटा ही दो। 1809 में सबसे पहले स्वीडन में लोकपाल आता है। लेकिन भारत में कब आता है, तो आप कहेंगे कि भारत में आया तो आपका एक एक्ट था जिसे कहा गया लोकपाल और लोकायुक्त।
कब आता है? 2013 में आता है। लागू कब होता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक्ट 2013 में आता है, लागू कब होता है? तो लागू होता है 2014 में, यानी अन्ना हजारे के आंदोलन खत्म होने के टाइम पे हमारे पास में क्या आ जाता है? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आ जाता है, लागू भी हो जाता है 2014 में। लेकिन पहला लोकपाल कब बना था? क्या वो 2014 में ही बना था? लागू होने के बाद तुरंत बना दिया गया था? तब आपका आंसर होगा नहीं, इसको आने में लगभग 5 साल लगे थे, यानी 2019 में पहला लोकपाल भारत को मिला था। तो आपसे पूछा जाए भारत में पहला लोकपाल कब मिला? 2019 में। लागू कब हुआ था ये एक्ट? 2014 में। और आया कब था? 2013 में। तो आपसे पूछा जाएगा पहला लोकपाल अगर बना था तो कौन बना था? जल्दी से बताइए कि लोग भारत में पहला लोकपाल कौन बना था? आपको पता है पहले सीजेआई, पहले राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला लोकपाल कौन बना था। जल्दी से बताइए। सर जी ये लोग फालतू की बकवास ज्यादा करते हैं। हाँ तो भाई एक चीज बता दो, देखो जहां पर भीड़ होगी वहां पे कोई ना कोई बातें करता रहेगा। और हमें यहां पर इस YouTube के माध्यम से भी मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक जगह पे गोल होना, आपका एक लक्ष्य होना। अगर आप दुनिया को देखोगे तो आप खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे। भाई अगर कोई एक बात कर रहा है तो उस बात को इग्नोर करके सीधे चलना चाहिए। मुझे भी पता है कि यहाँ पे आप जब बातें कर रहे होते हो तो मेरे लिए भी कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जिनको मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस पर ध्यान दूंगा तो मुझे लगता है कि फिर मैं पढ़ाई नहीं करा पाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप केवल एक सीधा निर्धारण करो कि मुझे एक रास्ते पर चलना है, उसी रास्ते पर ध्यान देना है। आपको कोई ना कोई रोकने आएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी भी यज्ञ में आहुति डाली जाती है तो कोई ना कोई एक राक्षस वाक्य उस यज्ञ को खत्म करने के लिए वहां पर आता है और उसे खत्म करने का प्रयास करता है। लेकिन वहां पर ऋषि मुनि का ध्यान कभी भी भंग नहीं होता और वो उस यज्ञ की परिकल्पना को पूरा करते हैं। ये भी आपका यज्ञ ही है, ये भी आपका लक्ष्य ही है जिसे पूरा करना है और लोगों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने बताया पहला लोकपाल कौन था, तो पहला लोकपाल बनाया गया था जस्टिस पीसी घोष को, पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन तो आपका हो गया स्टैटिक जीके का, लेकिन अगर मैं करंट अफेयर्स का पूछा हूं तो वर्तमान में लोकपाल कौन है ये आपको आंसर बताना है। जल्दी से बताइए कि वर्तमान लोकपाल कौन है। पीसी घोष तो पहले थे, 2019 में बनाए गए थे। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य बनाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान लोकपाल पूछा जाएगा, वर्तमान लोकपाल का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? मैं तो चल पड़ी त्रिषा कहां पे? सर का यज्ञ कौन भंग करेगा? मेरा यज्ञ भंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपना देखो, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे नहीं करना। और जब आपके लिए यहाँ पे क्लास चल रही है तो आप इस चीज़ पर फोकस करो कि मुझे इसमें से क्या इंपॉर्टेंट दिखा है और इनमें से क्या ऐसा है जो एग्जाम में आएगा और इनमें से ऐसा क्या है जो एग्जाम में आ चुका है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करिए और पढ़ाई कर। अजय माणिक राव, त्रिषा शर्मा ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है त्रिषा शर्मा ने। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। अब जैसे आप यहाँ पे शांति की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे बता रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारा उधम मचाया जा रहा है, जो लोग बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसी ही बात की जा रही है आपके इस क्वेश्चन में। शांति की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जा रही है। तो यहां बोला गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा को देने के लिए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की, जब भाई अंतर्राष्ट्रीय की स्तर पर शांति की बात की जा रही है तो आप खुद सोचो, आप भी शांत रह सकते हो। जय हो प्रभु, हाँ जी बिल्कुल। हम गलत दिए हैं तो भाई गलत हो जाते हैं, तभी तो बोला है कि आप यहां पे सीखने आए हो। सही भी होगा गलत भी होगा, लेकिन गलत को सही करना है, सही को सही रहने देना है और गलत को सही करना है। और गलत को सही करेंगे तो आगे क्या होगा, आपके एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है ना कि किसी और को। तो अपने आप को इम्प्रूव करना है तो पढ़ना होगा, पढ़ाई पर फोकस करो बस। अभिनव सिंह बता रहे हैं 51।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। त्रिशा का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग यहाँ पे नीति निदेशक तत्व की बात कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी आपका आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होता है और 51 तक है। ठीक है, कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। और जब 36 से 51 की बात की जा रही है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की जा रही है, तो ये आर्टिकल नंबर सबसे लास्ट है। भाई हम शांति की बात सबसे बाद में करते हैं, सबसे आखिर में करते हैं। जब भी आप प्रेयर करते होगे तो बाद में क्या गाया जाता है? बाद में शांति का पाठ पाया जाता है। तो डीपीएसपी में सबसे बाद में कौन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो इसलिए आपका अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्यों देता है? क्योंकि हमें न्याय, राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाने हैं। हमें यहाँ पे संधियों का सम्मान करना है। जो संधियां होती हैं हमारी किसी देश के साथ में, कोई डील होती है, उसको क्या करना है? सम्मान देना है। और आपको पता है कि हमें इस चीज़ों को आगे लेकर जाना है, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे देश की सुरक्षा को भी बढ़ाया जा सकता है और देश के अंदर शांति भी लाई जा सकती है। ठीक है, और आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम नोबेल के लिए भी आगे लाया जा सकता है, ये आपको सुनाई दे रहा होगा। और इसी की वजह से अमेरिका भी रूठा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि मेरा नाम भी नोबेल के लिए आगे आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ही नहीं पढ़ रखा कुछ, कोई बात नहीं है भाई, अगर पहले नहीं पढ़ रखा है तो यहां पे पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बस देखो, एक हमारे पास में एक आया था स्टार्टअप। अब स्टार्टअप क्या है? हम भी एक प्रकार के स्टार्टअप ही हैं। हम आपको यहां पे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, हम भी क्या हैं? एक प्रकार से स्टार्टअप ही हैं। और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आता है, कब आता है? 2016 में। कब आता है? 2016 में आता है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्यों आता है? हमें इनोवेशन को बढ़ावा देना है, हमें नवाचार को बढ़ावा देना है, हमें उद्यमिता, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसको बढ़ावा देना है, हमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। क्योंकि सरकारी नौकरी ही सबका एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए सरकार ने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है तो आपको स्टार्टअप इंडिया पर काम करना होगा। अगर किसी का स्टार्टअप चल जाता है तो वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, वो इनोवेशन देगा। इसी प्रकार से एक स्कीम आती है जिसका नाम रखा गया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और ये स्कीम 2016 में आती है, लेकिन भारत 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाता है। ये बात याद रखिएगा कि स्कीम कौन सी है? स्टार्टअप। और कब आती है? 2016 में आती है। लेकिन 2025 की बात की जाएगी तो 2025 में भारत इसमें तीसरी पोजीशन पर आता है। दुनिया में थर्ड पोजीशन पर। थर्ड का मतलब क्यों बता रहा हूं? थर्ड सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है, इसलिए इसका आंसर, अब आंसर ये क्या पूछा जा रहा है? अब पूछा ये जा रहा है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, ये किसके तहत चलाया गया है? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो स्टार्टअप इनिशिएटिव के तहत हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे उद्योग को बढ़ाएंगे, हम इंडस्ट्रीज को लेके आएंगे। हम यहाँ पे यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं, एक प्रकार का क्या है? ये आपका एक प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं, तो इनको भी बढ़ावा देना है। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आएंगी? जहां पे उद्योग का मंत्रालय होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा मंत्रालय है? तो ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री की बात करता है, बी कहता है कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, सी कहता है आपका उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितनों का सही है? मेरा खून जल रहा है। किस बात से भाई? खून को जलाने की जरूरत नहीं है। अभिनव, त्रिशा और चित्रांशी का आंसर सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। क्या कहता है? देखो आपके पास में खून की बात आई और खून का ही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि अरे ब्लड ग्रुप तो 4 ही होते हैं। ग्रुप की बात की जाएगी तो आपके माइंड में क्या आएगा? हमारे पास में कॉमन ग्रुप तो ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होता है। और अगर आप इसमें आरएच को भी ऐड कर लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? तो 8 हो जाते हैं। क्यों? एक पॉजिटिव भी होगा और ए नेगेटिव भी होगा। बी की बात करेंगे तो बी भी पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा। और ए बी की बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तो 4 ही ब्लड ग्रुप पता है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया जो बॉम्बे ब्लड की बात कर रहा है? क्या आंसर होगा? सी आंसर आ भी गया है। चलो ठीक है, निशांत को क्या हुआ है भाई पता नहीं है, जानो। और यहाँ पे त्रिशा शर्मा का आंसर सी है, अभिनव का आंसर सी है,
और इसी के साथ राहुल चौहान, सबका आंसर आ रहा है सी, एच और ओ को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाए। ठीक है, देखते हैं। देखो, जब मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करूंगा तो इसमें क्या होता है कि कई एंटीजन की बात की जाती है। तो एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा ए आपका क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, तो एंटीजन इसमें क्या पाया जाएगा, वो बनेगा आपका बी। ठीक है, लेकिन इसकी बात की जाएगी तो इसमें एच एच ग्रुप होगा, यानी एच एच ग्रुप, जो कि बहुत रेयर होता है। 10,000 लोगों में 4 लोग होते हैं, यानी 10,000 लोगों में 4 लोगों को ही क्या मिलेगा, ये वाला ग्रुप मिलेगा। लेकिन ये खोज की जाती है ना, बॉम्बे में की जाती है। ये जो ब्लड ग्रुप खोजा गया है ना, तो 1952 में खोजा जाता है, और 1952 में कहाँ खोजा जाता है, बॉम्बे में खोजा जाता है, जिसे आज आप मुंबई के रूप में जानते हैं। तो बॉम्बे के नाम से ही इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया। भारत में 10,000 में से 4 लोगों को, यानी 0.0004% को मिलता है। और ये डोनर अगर होगा, किसी को दान करेगा, तो एच एच ब्लड ग्रुप को ही ये दान कर सकता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। सर कमेंट्स पढ़ के मजा आ रहा है, हाँ जी ठीक है, पढ़ो। कबूतर कबूतरी चल रहा है यहाँ तो। पहला एंटीजन टेस्ट बंदर पर, बिल्कुल साइलेंस लर्नर बंदर पर किया था, और बंदर का नाम था आरएच, यानी रीसस। और इसी के नाम पर हम यहाँ पे एंटीजन देखते हैं, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव एंटीजन। जिसके अंदर पॉजिटिव की संख्या ज्यादा होती है, या जिसके अंदर आरएच एंटीजन पाया जाता है, वो आपका पॉजिटिव होते हैं। जिनके अंदर नहीं पाया जाता वो आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। हमारा तो तुक्का चल रहा है, बिल्कुल तुक्का चल रहा है। ऐसी क्लास में तुक्का चलता रहेगा, और ऐसे ही एग्जाम में भी तुक्का लगा देना, फिर कहते हो यार नंबर नहीं आ रहे हैं। नंबर ऐसे ही नहीं आते तुक्के की वजह से। मेरी क्लास में ये होता है, कोई बात नहीं है, मेरी क्लास जैसी जा रही है वैसी जा रही है, आप लोगों की वजह से ही जा रही है। मैं तो कह नहीं रहा किसी से कि भाई ऐसे कमेंट करो, मैं अपना पढ़ाया जा रहा हूँ, आप लोग बातें करते जा रहे हो, ये मेरा काम थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखो आपका पोषण, यार कि जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से अपने लाइफ स्टाइल को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अभियान लाने पड़ेंगे, कुछ योजनाएं लानी पड़ेंगी। तो जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे पास में एक अभियान आया था 2025 में, जिसे कहा गया था पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान कहा गया। अब आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसी वजह से सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई, जिसमें आपने देखा होगा मिड डे मील योजना चलती है। जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उन बच्चों को एक पोषण वाला खाना पहुंचाने के लिए मिड डे मील योजना चलाई जाती है। और ये आपको क्या दिया जाता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, वो अलग बात है। कभी आपको यहाँ पे दूध दिया जाता है, कभी आपको यहाँ पे दालें प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब इसके अंदर दिया जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमें जीवन स्तर को सुधारना है, तो फ्री वैक्सीनेशन हुआ था, चाहे वो आपका कोविड-19 हो, चाहे आप इंद्रधनुष योजना के तहत जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, उन टीकों की बात करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि जब बच्चा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद उसको टीके लगना स्टार्ट होते हैं, वैक्सीनेशन होना स्टार्ट होता है। एक स्कीम है जिसका नाम है इंद्रधनुष मिशन। इस इंद्रधनुष मिशन के तहत वो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब ये वैक्सीनेशन होगा तो फ्री होगा, और फ्री वैक्सीनेशन चलाया क्यों गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जीवन के स्तर को हमें बढ़ाना है, सुधारना है, तो सुधारने पे काम करना होगा। तो इसी वजह से हमारे पास में ये प्रोग्राम है जो हमारे पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने पर काम करते हैं। इसके लिए हमने अभियान चलाया 2025 में, पोषण अभियान। लेकिन यहाँ पे ये बात कहाँ की जाती है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है। और अगर डीपीएसपी में लिखा हुआ है तो डीपीएसपी कहां पर है, डीपीएसपी 36 से लेकर 51 के बीच है। अब आप बताओ 36 से 51 के बीच में कहां पर है, क्या या तो 37 हो सकता है, या फिर 47, या फिर आपका 47 हो सकता है। तो बी और सी यहां से हो जाएंगे गलत। अब बता दो ए और डी में क्या सही होगा। सर की क्लास इसलिए देख रहे हैं कि सर पढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, मैं तो पढ़ाया जा रहा हूँ, आप ही लोग बातें करते जा रहे हो। स्नाइपर ब्रो कौन फालतू बोल के तेरा मूड खराब कर रहा है। भाई यहाँ पे फालतू बोल के मूड खराब करने से अच्छा है कि दूसरों की बातों को इग्नोर करके मेरी बात सुनी जाए। जब आप मुझे इंपॉर्टेंस देंगे ना, तो आप पढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे, तो मुझे लगता है कि आप पढ़ने नहीं आए, बस आप बातें करने आए हैं। ठीक है, त्रिशा शर्मा का आंसर आ चुका है, और बहुत सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी।
अनुच्छेद 47 के तहत डीपीएसपी पार्ट 4 में राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह पोषण के स्तर को बढ़ाए, जीवन के स्तर को बढ़ाने पर काम करे, उसके लिए स्कीम्स लेके आए, उसके लिए प्रोग्राम्स चलाए और बच्चों को यहाँ पे पोषण के प्रदान करे, बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास करे और यहीं पर इसीलिए ये स्कीम्स चलाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखो आपको पता है कि हमारे पास में दिल है, ठीक है, और अगर दिल है, हार्ट है, तो उसके अंदर कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि हमें कुछ ना कुछ इनमें से कुछ करना पड़ता है। तो वही पूछा जा रहा है, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वैसे जो हार्ट का काम होता है ना, वो केवल एक ही होता है। वो क्या होता है? हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है। वो बात अलग है कि आपने फिल्मों में नाम देखे होंगे और कुछ भी देखा होगा कि कोई वहां पे तो रहने लग जाता है, 4 कमरे हैं तो चारों कमरा में अलग अलग रह रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो चारों में ब्लड ही रह रहा है, ठीक है, रियल की बात की जाए तो। सर ये सब मेनका का रोल निभा रहे हैं। बिल्कुल त्रिशा शर्मा सही कह रही हैं। मैंने बोला था ना कि एक राक्षसी आती है और नाम क्या है? मेनका। जब भी कोई यज्ञ होगा तब भी मेनका आपके यहाँ पे प्रवेश करेगी और आपको भटकाने का प्रयास करेगी, और भटका कर आपको क्या करेगी? उसको वहां से क्या करेगी? आपको लेके चली जाएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भरोसा ही नहीं होता यार, मुझे कौन बात कर सकता है ऐसे टाइम पे। उसी टाइम पे व्हाट्सएप, आप पढ़ाई पर फोकस कर रहे होगे और उस टाइम पे आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हैं, यहीं से आपका क्या होता है, यहीं से आप पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं। तो भाई इन चीज़ों से दूरी बनाओ, पढ़ाई से दूरी मत बनाओ। अर्चना स्टडी सर्कल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं त्रिशा कौन है मेनका। भाई त्रिशा से क्या पूछ रहे हो, वो खुद उसे नहीं पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, जब हम कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? हार्ट की बात की जाती है, हार्ट की स्टडी की बात की जाती है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि दिल की धड़कन का अध्ययन करना है, तो हार्ट में क्या होगी? हार्ट बीट होगी। अब इसका अध्ययन करना है तो हम क्या करते हैं? हम ईसीजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईसीजी का यूज करते हैं। कहते हैं ना कि ईसीजी करा लो। अब ईसीजी के द्वारा होता क्या है? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें दिल की धड़कन का यूज किया जाता है। और आपने देखे होगा ना, जब तक लाइनें जो होती हैं वो टेढ़ी रहती हैं, ऊंची इस तरीके से एक पर्वत सा बनाती रहेंगी, तब तक तो अच्छा है। इसी के द्वारा बताया जाता है कि दिल की धड़कन जो है वो कितना अच्छे से काम कर रही है, उसको मॉनिटर किया जाता है, हार्ट बीट को, ठीक है। अब इसमें ईसीजी जो होती है वो किसके अंदर यूज होती है, ये याद रख लेना। उस ऑसिलेटर को क्या बोला जाता है? एनोड। यहाँ पे ऑप्शन 3 है, 4 हैं, तो उसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहा जाता है। इसके एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को विजुलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को विजुलाइज किया जाता है, और इसका जो यूज किया जाता है वो ईसीजी में किया जाता है, और ईसीजी के द्वारा आपकी हार्ट बीट का पैटर्न बनता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, और इसी के माध्यम से बताया जाता है कि आपकी हार्ट बीट कैसी चल रही है, ठीक है। तो आपका यूज क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मैं सबसे अब से स्टडी करूंगा बस। अब याद आया है, जब पूरी क्लास खत्म होने पे आ गई तब याद आया है कि अब पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन बचा होगा तभी कहने पढ़ लेंगे। चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारत में नारियल का उत्पादन बहुत होता है, आप सभी जानते हैं। और नारियल का अगर उत्पादन होता है तो आप ये भी जानते होंगे कहाँ होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर आपको देना है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपका केवल आंसर देखूंगा। प्लीज लाइक द सेशन। हाँ भाई, चित्रांशी की भी बात मान लो, जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक जरूर कर दें। और हाँ, यहाँ पे आपको जो बैच, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे साथ में 599 के बैच को 99 रुपए में खरीद सकते हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे आपके लिए ऑफर एक वैलिड हो चुका है। गुरुजी आपने क्लास लेट क्यों ली? मैंने कहाँ क्लास लेट ली है? 2-4 मिनट 5 मिनट की बात होती है। अर्चना स्टडी सर्कल का ऑप्शन नंबर डी है। अभिनव सिंह बता रहे हैं कर्नाटक। त्रिशा का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इतने लेट कमेंट पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्यों पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं वो अफसोस, ये गलत जवाब है। डी आंसर गलत हो जाएगा। कहेंगे क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 2024 आती है और 2024 में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक बनके उभरता है कौन? कर्नाटक। कौन उभर के उभरता है? कर्नाटक। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कर्नाटक है। और सेकंड पोजीशन की बात की जाएगी तो सेकंड पोजीशन आपकी तमिलनाडु ने ले रखी है। यानी जो पहले नंबर पर हुआ करता था वो आज तीसरी पोजीशन पर पहुंच गया है। यानी कर्नाटक
जहां पर नारियल की खेती कम होती थी वहां नारियल इतना ज्यादा हुआ कि वो नंबर 1 पहुंच गया है। अब आप सोचो, हर किसी का दिन आता है, इस बात से समझ सकते हो केरल इतने सालों से कब्जा जमाए बैठे हैं नारियल पर, लेकिन अब जो है कर्नाटक आगे निकल गया है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहां पे आगे बढ़ सकते हैं अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं। किसी को पीछे करना है तो हमें सही जाना पड़ेगा, ठीक है। टांग नहीं खींचनी होती है, जैसे आप लोग टांग खींच रहे हो एक दूसरे की, यहाँ पे लगे पड़े हो कमेंट में, उससे बेटर है कि आप पढ़ाई कर लो। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कर्नाटक बन चुका है 2023-24 के बाद से। और प्रेजेंट में कौन, प्रेजेंट में आपका कर्नाटक है, केरल हुआ करता था, ये एक प्रकार का पास्ट बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 क्या कहता है, आपने देखे होंगे उपराष्ट्रपति बने हैं और पूछा क्या गया है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप ही को देना है। सर मैंने तमिलनाडु, हाँ भैया तमिलनाडु में भी होता है, मैंने कब बोला तमिलनाडु, तमिलनाडु में सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पर कर्नाटक, सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर केरल आ चुका है 2023-24 की स्कीम के द्वारा, ठीक है। कर्नाटक कर दिया, बिल्कुल नाटक कर दिया है कर्नाटक ने। जब आरसीबी जैसी टीम जीत सकती है तो नारियल में कर्नाटक क्यों नहीं आगे आ सकता भाई। सही कह रही है त्रिषा। अर्चना ने बताया है राधा कृष्णन, अभिनव सिंह ने बताया है बी आंसर, त्रिषा का आंसर बी है। इसी के साथ अभिनव सिंह बता रहे हैं जगदीप टे, राहुल चौहान बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। और इसी के बाद में जो लोग यहाँ पे राधा कृष्णन बता रहे हैं वो फिर गलत हो जाएंगे। आप भाई यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। यहाँ भले ही हमने ध्यान क्या दिया कि नए कौन बने हैं, लेकिन हमसे नंबर नहीं पता है, और नंबर यहां पे पूछा गया है 14वां नंबर, 14th। तो 14th वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, तो वो कौन है, वो आपके जगदीप धनखड़ हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 15वें बने हैं आपके सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए की बात की जा रही है, तो ये कल ही बने हैं, और कल बने हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से नंबर के होंगे। जब जगदीप धनखड़ 14वें के थे तो ये 15वें होंगे, और 15वें हैं, और इन्होंने 452 वोट लिए। 452 वोट के साथ ये क्या कर जाते हैं, पहली प्रेफरेंस मिलते हैं, और पहली प्रेफरेंस बनने के बाद में सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण, लेकिन बाकी के भी आपके राष्ट्रपति रहे, चाहे वो बकैया नायडू की बात करें, हामिद अंसारी, दोनों ही आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो जगदीप आपका जो आंसर आ रहा था राधा कृष्णन, वो इसीलिए गलत था क्योंकि आपने आंसर देखना पसंद किया, ना कि क्वेश्चंस को पढ़ना पसंद किया। और क्वेश्चन में केवल आपने उन चीजों को देखा जहां पर आपको उपराष्ट्रपति का नाम दिखा, बाकी का आपने संख्या को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और जब आप संख्या इग्नोर कर सकते हो तो भाई यहाँ पे जितने कमेंट चल रहे हैं ना, इनको भी इग्नोर कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। हाँ जी, मेरा सही है, सबका सही, जिसका सही है वो बढ़िया है, और जिसका नहीं है उनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। खून बढ़ गया तेरा भाई, खून। चलो आगे बढ़े अब। इसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि हमारे पास में जो रोजाना 20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आज ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। त्रिषा ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, सभी के आंसर आए हैं, थैंक यू चित्र। हाँ जी भाई, जिसको चॉकलेट चाहिए वो एड्रेस सेंड कर दे, और 5 या 10 रुपए की चॉकलेट आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो बाकी का मैं बता दूं कि आपके यहाँ पे केवल जीके जीएस की क्लासेस नहीं होती, आपके यहाँ पे सारी क्लासेस होती हैं। यहाँ पर आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलती हैं, जो आप सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं। शुभम सर के द्वारा ये रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई जाती है। इसके बाद आपकी जो टाइमिंग चेंज हुई है, वो आपकी मैथ की टाइमिंग चेंज हुई है, जो कि 11:30 बजे आप सुबह जुड़ सकते हैं, जो कि शाम को 8 बजे चला करती थी। अब यादविन सर आपको सुबह 11:30 बजे पढ़ाएंगे। इसके बाद आप मेरे साथ में 12:30 बजे जुड़ सकते हैं, जो कि आप अभी जुड़े हुए हैं, और इसी तरीके से आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों को जो वास्तव में जीके जीएस को एक एनालाइजेशन के साथ में पढ़ना चाहते हैं। बाकी आप जुड़ेंगे 9 बजे, यानी 3 क्लास सुबह और 1 क्लास आपको शाम को मिलती है, जो कि हिंदी की क्लास होती है, और राज बहादुर सर के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो जो साथी अभी तक जुड़े होंगे उनको एक खुशखबरी और देनी है कि यहां पर आपके लिए बैच भी चलाया जाता है। उस बैच का नाम है चाणक्य बैच। हमारा एक बैच चाणक्य बैच चल रहा है, दूसरा बैच है आपका चाणक्य बैच 2.0। इस 2.0 की कीमत को अगर आप देखेंगे कि इसकी कीमत कितनी हुआ करती थी, 599 हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी कीमत मात्र 99 रुपए कर दी गई है, और यह ऑफर सीमित समय तक है, यानी लिमिटेड सीट के साथ में ऑफर है। तो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि 99 रुपए का ऑफर आपके लिए चल रहा है, और ये जब तक चलेगा जब तक
आपका यहाँ पे वो समय खत्म नहीं हो जाता। वो समय मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको अगर आपको पता करना है उस समय को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। और ये नंबर आपको दिया गया है 8266981579। इस पर कॉल करके आप उन चीजों को पूछ सकते हैं जिससे आपको चीजें मालूम पड़ेगी और अधिक जानकारी चाहिए तो। ठीक है, बाकी आप इस बैच को खरीद सकते हैं 99 में, क्योंकि ऐसा मौका फिर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 599 रुपए की जो फीस थी वो मात्र 99 रुपए कर दी गई है अभी कुछ समय के लिए। तो आज का ऑफर अभी आपको मिल रहा है, तो आज ही जाकर इस बैच को खरीद सकते हैं। लेकिन कहां, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कहां जाना है। आप जा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन BYSC एप्लीकेशन पर। और ये BYSC एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है अगर आप नए हैं तो। और रजिस्टर के लिए आपको कुछ डिटेल देनी होंगी, नाम, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड और स्टेट। ये डिटेल के बाद में जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे। और लॉगिन का इंटरफेस आपको इस तरीके का दिखाई देगा, जहां पे आपने जो नंबर या ईमेल एड्रेस यूज किया था उसका यूज करके और जो पासवर्ड आपने बनाया था उसका यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये हमारा होम पेज दिखाई देगा, जहां पे सबसे पहले आपको चाणक्य बैच दिख रहा है। ये अभी आपको 99 रुपए में मिलने वाला है। इसकी कीमत फिर बाद में 599 हो जाएगी। और आपको और कोई भी कोर्स लेना है तो आप पेड कोर्सेज में जाके वो कोर्सेज को खरीद सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो चाहे वो आपकी यूपीएसआई की, तो आप फ्री टेस्ट सीरीज भी यहां पे कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो। चाहे आपको पेड क्लासेस लेनी है या फिर नहीं लेनी है, तब भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम आपको फ्री में भी बहुत से कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन 99 रुपए का बैच जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ में है, ये फ्री से कम नहीं है। मात्र 99 रुपए में आपको इतना बड़ा बैच मिल रहा है, जहां पर यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको वो चीजें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यूपीएसआई को क्वालिफाई करने के लिए आपको ये बैच बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप अभी जा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे और खरीद लीजिए 99 रुपए में, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर एक बार मिला है तो बार बार नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता देता हूं। और इसी के साथ में आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आदि गौतम, कृतेश कुमार, हाँ जी भाई, सभी को बाय बाय। भाई यहाँ पे अब अलग ही मैटर चल रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आप अपने इसी मैटर पे लगे रहिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करिएगा। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन भी रोजाना मिलते रहेंगे। इसी के साथ में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।